नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांतों के वर्गीकरण के बारे में कि अधिगम के सिद्धांतों को कितने वर्गों में बांटा गया है, किस वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं और उन मनोवैज्ञानिकों ने किन किन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का कोई भी नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए दोस्तों, आते हैं अधिगम के सिद्धांतों के वर्गीकरण के बारे में, इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, अधिगम एक व्यक्तिगत एवं जटिल प्रक्रिया है। अधिगम के सिद्धांतों को दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत, या इसे हम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और दूसरा है अधिगम का संज्ञानात्मक सिद्धांत, या जिसे हम अधिगम के संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब आइए दोस्तों, चर्चा करते हैं अधिगम के पहले वर्गीकरण के बारे में, जिसे हम अधिगम का व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग विलियम मैकडूगल ने किया था। मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक भी माना जाता है। विलियम मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा किया है, और 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 संवेग हैं। मनोविज्ञान का जो आधुनिक रूप है वो व्यवहारवादी मनोविज्ञान है, और व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन को माना जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो जे.बी. वाटसन होंगे। व्यवहारवाद के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन आई.पी. पावलोव ने किया था, और सी.एल. हल ने व्यवहारवाद के सिद्धांत नामक पुस्तक को लिखा। दोस्तों, जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वह उद्दीपन अनुक्रिया साहचर्य पर आधारित है, यानी उद्दीपन अनुक्रिया के संबंध द्वारा व्यवहार में जो भी परिवर्तन आता है उसे हम व्यवहारवादी सिद्धांत के नाम से या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो इसी को हम उद्दीपन कहते हैं, और व्यक्ति समस्या का समाधान करने के लिए तरह तरह की अनुक्रियाएं करता है, और इसमें से सही अनुक्रिया से उस समस्या का समाधान कर लेता है, यानी
आने वाले प्रयासों से व्यक्ति उस विशेष उद्दीपन का सही सही अनुक्रिया में संबंध स्थापित कर लेता है। इसे ही हम अधिगम की संज्ञा देते हैं। दोस्तों, व्यवहारवाद की जो प्रकृति है वो मनोशारीरिक है। इसमें मन और शरीर दोनों का योगदान है। मन क्या करता है, मस्तिष्क क्या करता है कि नियंत्रित करता है और शरीर के द्वारा व्यक्ति क्रिया करता है। दोस्तों, व्यवहारवादी सिद्धांत में सबसे प्राचीन सिद्धांत या पहला सिद्धांत कहिए, वो है आईपी पावलोव का क्लासिकल सिद्धांत, या इसे हम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पे किया था। यह सबसे प्राचीन सिद्धांत है। सबसे पहले स्टिमुलस का प्रयोग पावलोव ने किया था। इसके बाद सीखने के सिद्धांतों में दूसरा आता है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, या इसे एस.आर. बॉन्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है स्किनर का सिद्धांत। स्किनर के सिद्धांत को हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसका एक और नाम है जो टेट या अन्य राज्यों की टेट परीक्षाओं में पूछा गया है, नैमित्तीय सिद्धांत। दोस्तों, नैमित्तीय सिद्धांत के प्रतिपादक भी स्किनर हैं। इसके बाद सीएल हल का जो सिद्धांत है उसे हम क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत या प्रबलन सिद्धांत के नाम से जानते हैं, यानी रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इसके बाद वाटसन आते हैं। वाटसन ने अपने प्रयोग का आधार अपने ही बालक अल्बर्ट को बनाया। इनका सिद्धांत पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है, या पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रयोग कुत्ते पे किया, वहीं प्रयोग वाटसन ने अपने बालक पे भी किया। इसके बाद आता है गुथरी का सिद्धांत। इसे हम समीपता का सिद्धांत भी कहते हैं। गुथरी ने अपने सिद्धांतों का आधार दो बातों को बनाया, समीपता और बारंबारता। इसके बाद हम आते हैं अगले वर्गीकरण पे, जिसे हम संज्ञानात्मक सिद्धांत या संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत
या उद्दीपन सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। इसके भी दो ग्रुप हैं, एक है क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत और एक है आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत में पहले नंबर पे आते हैं गेस्टाल्टवादी। ये संज्ञानात्मक सिद्धांत अपने सिद्धांत का आधार तर्क, चिंतन और मनन को मानते हैं, या ये कहिए कि इनके सिद्धांत प्रत्यक्षीकरण, अंतर्दृष्टि और सूझ पे आधारित है। इनके सिद्धांत में तर्क, चिंतन और कल्पना का विशेष महत्व है। संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रयोग हम उसी प्राणी पे कर सकते हैं जिनकी सोचने समझने की शक्ति अधिक हो, यानी बुद्धि अधिक हो। क्लासिकल संज्ञानात्मक सिद्धांत में पहले आते हैं गेस्टाल्टवादी। गेस्टाल्टवाद जर्मन भाषा का एक शब्द है, जिसमें के अंतर्गत वर्दाइमर, कोहलर और कोफका आते हैं। वर्दाइमर को अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। कोहलर ने वर्दाइमर के सिद्धांत पर प्रयोग किया और कोफका ने सहयोग दिया। जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम ही है संज्ञानात्मक सिद्धांत, या इसे कहते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। इसके बाद आते हैं टालमैन। टालमैन के सिद्धांत को हम संकेत के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, या संभावना सिद्धांत कहा जाता है। इसी में एक और आते हैं कूर्ट लेविन। कूर्ट लेविन के सिद्धांत को क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा, जिन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। उसे बेल भी आते हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत, या उद्दीपन सिद्धांत के अंतर्गत। ब्रूनर आते हैं, बॉल्स आते हैं, और एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक आते हैं जिन्हें हम रॉबर्ट गेने के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट गेने भी संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। उनके सिद्धांत को हम अधिगम के सोपानिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 सोपानों का जिक्र किया है, जिसमें पहले नंबर पे आता है संकेत अधिगम,
और 8वें नंबर पे आता है समस्या समाधान अधिगम। दोस्तों, ये रहा अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण। यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।